हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रॉयज फिजिक्स। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक डायपोल्स में हमने न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को कराया, 5 सॉल्व न्यूमेरिकल्स कराया एंड अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स आप लोग को भेजेंगे हम बनाने के लिए। फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछिएगा। एंड इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जिसमें टॉर्क का भी एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स, ठीक है ना। कभी कभार बोर्ड में आ जाता है लिखने के लिए, ठीक है ना। अगर ये सब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, ठीक है ना। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार होता है कि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे फंस जाते हैं। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो न्यूमेरिकल में तो ठीक अच्छा कमांड कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, कंपटीशन लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बट जब बोर्ड की बात आता है ना, तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो इन सब को भी ध्यान में रखना है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल्स। इलेक्ट्रिक डायपोल्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दैट मीन्स इसका फिजिकली क्या महत्व है, डेली लाइफ में क्या महत्व है, डेली लाइफ में हम कहाँ पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को, दैट इज कॉल्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस, ओके। इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैव ए कॉमन अकरेंस इन नेचर। हमारे नेचर में इलेक्ट्रिक डायपोल्स आकर करता है। जैसे आप पानी पीते हो, वाटर H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। बहुत सारे HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। जो नमक खाते हो आप, पोलर मॉलिक्यूल है। पानी पीते हो, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैव ए कॉमन अकरेंस इन नेचर। ए molecules consisting of positive and negative ions is an electric dipoles. That means वैसे molecules जिसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है, निगेटिव चार्ज सेंटर होता है एंड दोनों सेंटर के बीच कुछ सेपरेशन होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। उस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज यूज, कहाँ यूज होता है ना, 2 पॉइंट्स लिख देंगे। इन द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करने में, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे भी हम, डाइलेक्ट्रिक्स हेडिंग लगाएंगे, उसमें पढ़ेंगे हम डाइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। इंसुलेटर बोलो चाहे डाइलेक्ट्रिक्स बोलो, वहाँ पे हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेरिवेशन करेंगे। तो वहाँ पे हम बताएंगे, देखिए एक साइड पॉजिटिव चार्ज का लेयर आ गया, दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज का लेयर आ गया, उन दोनों के बीच का सेपरेशन D है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा उस केस में। तो इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, उसको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट का यूज होता है, ओके। सेकेंड वन, इन द स्टडी ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना। जितने भी टाइप के एंटीना होता है ना, एंटीना चाहे रेडियो का चाहे टेलीविज़न का जो एंटीना होता है ना, तो उसमें क्या होता है, रेडिएशन होता है, एनर्जी का रेडिएशन होता है। तो एनर्जी का रेडिएशन होता है ना, तो उसमें भी डायपोल्स का फॉर्मेशन होता है, डायपोल बनता है। एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है, एक नेगेटिव चार्ज सेंटर होता है, दोनों के बीच कुछ सेपरेशन होता है, वहाँ से एनर्जी का रेडिएशन होता है। टाइप्स ऑफ एंटीना पढ़ना है, कम्युनिकेशन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो एंटीना में भी इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होता है। तो इन द स्टडी ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना। तो सिंपल सा 2 बातें हैं, इसको हम याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट हेडिंग अभी हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए,
इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो क्या इफ़ेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या बिहेवियर होता है, कितना उस पर नेट फोर्स होगा, कितना उस पर नेट टॉर्क लगेगा, इन सारे बातों को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम सीख लेंगे। क्या छोटा सा कंसेप्ट है? सपोज दैट वी हैव ए रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। एक हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऐसा रीजन है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट चार्ज को अगर हम प्लेस करते हैं, सपोज दैट ए प्लस चार्ज है, कहीं माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड उस रीजन में हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस एंड माइनस को प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी देखेंगे हम। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ना, पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा, F इजकल टू, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है तो F इजकल टू Q इंटू E लगेगा। क्यों लगेगा Q इंटू E? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, फोर्स ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो फोर्स यहाँ से निकालेंगे, अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंड निगेटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दैट मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा, F इजकल टू माइनस QE होगा। F इजकल टू क्या होगा, माइनस QE होगा। F इजकल टू प्लस QE फोर्स, प्लस QE जब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, माइनस Q जब चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना आपको, अगर कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, दैट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, उस पर फोर्स लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसके ऊपर फोर्स लगाता है। और उस फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द चार्ज, इधर पॉजिटिव और निगेटिव। इफ द पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड then the direction of force will be same as the electric field or in the direction of electric field, and if the negative charge then the direction of force is opposite to the direction of electric field. Clear? कहने का मतलब कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, और निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसको सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए हमने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट से निकल के राइट के तरफ जा रहा है। इसका मतलब इधर कहीं क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम है, ऐसा कुछ मानिए। और इधर कहीं क्या है, निगेटिवली चार्ज सेंटर है, या बॉडी है या सिस्टम है। तभी तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इधर कहीं पॉजिटिव है और इधर कहीं क्या है, निगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, निगेटिव में जा करके एंड होता है। प्रॉपर्टी बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emit from positive charge and enter into negative charge। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, निगेटिव चार्ज में जाता है। ऐसे इमेजिन कीजिए कि इधर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और इधर निगेटिव चार्ज बॉडी है, और यह एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में तो रिपल्सन होगा ना। दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इस पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉइंट चार्ज को, इस पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज को रिपेल कर देगा, तो इधर ही भागेगा ना। तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया।
एंड देखिए ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज को ये तो अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए निगेटिव चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलेरेट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज राइट डायरेक्शन में एक्सेलेरेट हो जाएगा और निगेटिव चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलेरेट हो जाएगा। इसका मतलब इस निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा उस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको दिमाग में याद रखेंगे, बहुत ही यूजफुल है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे। किसी डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ करें ना और इधर कहीं एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें ना, तो अगर इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर 50 न्यूटन पर कूलम है तो इस लाइन पे भी 50 न्यूटन पर कूलम ही होगा। इसी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स कोई सा भी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट हम ले लें इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अगर डायपोल को हमने प्लेस कर दिया लाइक दैट, एक डायपोल को हमने प्लेस कर दिया और इस डायपोल पे माइनस क्यू चार्ज है एंड प्लस क्यू चार्ज है ना। तो प्लस क्यू पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना इधर, वो कितना लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा। एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर हम बात करें इस पे नेट फोर्स की बात करें, किसकी बात करें, नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स की बात करें तो इस पे दो फोर्स लग रहा, एक F1 लग रहा प्लस दूसरा क्या लग रहा है, F2 लग रहा। चलिए इस फोर्स को हमने मान लिया F1 एंड इस फोर्स को हमने मान लिया F2। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन क्या अपोजिट है। दैट मीन्स F1 इजकल टू अगर हम QE मानेंगे तो F2 इजकल टू माइनस QE मानेंगे। एक कट करके क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट मीन्स क्या आ गया, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो, इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। ऑल्दो इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा QE, इसके ऊपर फोर्स लग रहा माइनस QE, बट नेट फोर्स की बात करें हम, टोटल फोर्स की बात करें तो जीरो है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये पेन हमारे पास है, इस पेन को दो आदमी मिलके खींच रहा है अपोजिट डायरेक्शन में एंड इक्वल मैग्नीट्यूड से, अपोजिट डायरेक्शन में एंड इक्वल मैग्नीट्यूड से। तो बताइए पेन किधर खिंचाएगा, किधर भी नहीं खिंचाएगा, बिकॉज 10 न्यूटन इधर लगा रहा है तो 10 न्यूटन इधर लगा रहा है। अब कोई डंडा है, डंडा को दो आदमी मिलके खींच रहा है, एक 20 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा आदमी भी 20 न्यूटन, तो डंडा किसी की तरफ खिंचाएगा क्या, नहीं खिंचाएगा। ठीक है, अगर फोर्स अनबैलेंस होगा तब खींचा जाएगा, या किसी ने एक छोड़ दिया तो दूसरा उलट जाता है, तो दूसरा उलट गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक साइड का फोर्स जीरो हो गया, दूसरे साइड का जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स की वजह से वो क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया। तो लिख सकते हैं दस नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स जीरो हो गया। अब हम बात करते हैं नेट टॉर्क की, क्या टॉर्क भी जीरो होगा, टॉर्क 11th क्लास में आप रोटेशनल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, टॉर्क
टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। रोटेशन टॉर्क की वजह से ही होता है। ऑल्दो सारे टॉर्क रोटेशन क्रिएट नहीं करता है, जो टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है ना, वही टॉर्क क्रिएट करता है। तो इस केस में देखेंगे क्या टॉर्क जीरो होगा, क्या नेट टॉर्क जीरो होगा। एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉर्क वाला एक्सप्रेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाते हैं, शायद इसी बार बोर्ड में आया हुआ था। नेट टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करें, ठीक है ना। तो देखते हैं टॉर्क क्या जीरो होता है। ये तो बात कंफर्म हो गया कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेट टॉर्क की बात करते हैं। नेट टॉर्क कितना लगेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सेकंड हेडिंग लगाएंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे छोटा सा हेडिंग लगा सकते हैं हम, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखिए एक हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन विच ए डायपोल इज प्लेस्ड। एक डायपोल को हमने प्लेस कर दिया लाइक दैट। एंड डायपोल का जो चार्जेज है ना वो प्लस क्यू है और दूसरा क्या है माइनस क्यू है। तो डायपोल के ऊपर जो चार्ज होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये प्लस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया कि नहीं हो गया। तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में QE। पॉजिटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और निगेटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस QE। ओके, तो सोच के देखिए ये पेन हमारे पास है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। तो इधर लग रहा है तो ये फोर्स क्या ऐसे क्या ये जो डायपोल है कैसे ये रेस्ट में रहेगा, ये डायपोल इस कंडीशन में रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। ये तो ऐसे घूम जाएगा ना, सिंपल सी बात है, घूम जाएगा। ऐसे कोई टॉर्क, ऐसे कोई डायपोल है, इस पे एक फोर्स की इधर लग रहा है दूसरा की, तो ये घूम जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। दैट मीन्स इस पे टॉर्क लगेगा, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, हमने फील कर लिया। बट नेट टॉर्क होगा कितना, नेट टॉर्क कितना होगा, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, देखिए बहुत ही सिंपल है। P वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, दिस इज द P वेक्टर। P वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। P वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये होता है ना फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एंड E वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। P वेक्टर एंड E वेक्टर के बीच का एंगल देखा जाए तो क्या है, थीटा है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। थीटा P वेक्टर एंड E वेक्टर के बीच का क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है। तो देखते हैं टॉर्क कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, फिर यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइक दैट, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओके, अगर हम इस पूरे लेंथ की बात करें तो यह लेंथ कितना होगा, 2a होगा ना। देखो भाई ये लेंथ 2a होगा ना, लेंथ ऑफ द डायपोल, लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2a, तो लेंथ ऑफ द डायपोल 2a हो गया। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसका कंपोनेंट लेंगे 2a का, तो ये वाली पार्ट कितना हो जाएगा 2a, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा ना, 2a cos थीटा हो जाएगा, ये वाली पार्ट 2a cos थीटा हो गया। एंड इस पार्ट की बात करें तो 2a sin थीटा हो गया, 2a sin थीटा हो गया कि नहीं हो गया। सिंपल सी बात है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप sin थीटा लिखो, cos थीटा लिखो। cos थीटा लिखोगे तो ये बेस पार्ट आ जाएगा 2a cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर वाला पार्ट क्या आ जाएगा 2a sin थीटा आ गया। तो याद कीजिए टॉर्क का बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन हमें लिखाया था। टॉर्क इजकल टू क्या होता है, टॉर्क इजकल टू होता है फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, यही होता ना। टॉर्क इक्वल टू क्या होता, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो टॉर्क इक्वल टू बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है। तो टॉर्क इक्वल टू, देखिए टॉर्क इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्यू लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए तो इस क्यू जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के ऊपर कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, 2a sin थीटा परपेंडिकुलर है या 2a cos थीटा परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली 2a sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ये तो पैरेलल हो गया ना, 2a cos थीटा क्या हो गया, पैरेलल, बट 2a sin थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया 2a क्या हो गया, sin थीटा हो गया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2a cos थीटा नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज 2a cos थीटा है ना, इस QE से भी पैरेलल है और इस QE से भी क्या है, पैरेलल है। बट 2a sin थीटा ना, इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देंगे, क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, 2a इसको लिखिए 2a क्यू ई साइन थीटा, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया ना। इसी को हम 2a क्यू इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं। तो p के फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2a इंटू क्यू इक्वल टू पी होता है, तो पी ई साइन थीटा आ गया। क्या आ गया, पी ई साइन थीटा आ गया। बिकॉज p इक्वल टू क्या होता है, 2a इंटू क्यू होता है, और p को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो P इक्वल टू 2a क्यू होता, तो P साइन थीटा आ गया। दिस इज द फार्मूला फॉर द टॉर्क, ये मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला आ गया। अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, बिकॉज टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिस कैन बी रिटेन इन द वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। तो फिर से समझिए, बहुत ही सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इस प्रकार से हमने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर दिया, तो इसका चार्ज प्लस ऊपर माइनस नीचे हमने मान लिया। आप ऊपर भी प्लस माइनस मान सकते हो, इधर प्लस मान सकते हो, ठीक है। तो प्लस पे फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस पे फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हमने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सो दैट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा sin थीटा लिख करके इस लेंथ को हमने निकाल लिया। तो ऑब्वियसली 2a का कंपोनेंट लेंगे तो 2a cos थीटा एंड 2a sin थीटा आ गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए 2a sin थीटा ना QE से परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देते हैं ना, और डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स कर देते हैं ना, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स इंटू क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ओके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, QE है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा है, तो 2aq इंटू e sin थीटा आ गया। दैट मीन्स टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया PE sin थीटा आ गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में हम लिखें, वेक्टर फॉर्म में देखिए वेक्टर का हमने साइन लगा दिया। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखना गलत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं, इवन बहुत सारे टीचर भी लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखना आप चाहिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, इसका मतलब आपको रिप्रेजेंटेशन पता ही नहीं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है एंड स्केलर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर एरो लगा देंगे तो वेक्टर बन गया ना, तो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, तो इधर तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों और इधर केवल मैग्नीट्यूड है। तो ऐसा कहीं होता है क्या, बराबर का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ इधर है ना लेफ्ट हैंड साइड में, वही चीज़ राइट हैंड साइड में है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड LHS RHS में दोनों का नेचर एकदम से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब देखिए वेक्टर फॉर्म में आ गया, इस टाउ के ऊपर एरो लगा दिए तो क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, P क्रॉस E होता है। क्या होता है, P क्रॉस E होता है, P क्रॉस E वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे वेक्टर वाले चैप्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस E होता है। जैसे आप बताइए
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ए बी साइन थीटा होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो सेम एज पीई साइन थीटा को जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं हम ना, ए क्रॉस बी हो गया, दैट मीन्स पी क्रॉस ई हो गया। इसको ब्रेक करेंगे ना तो पी साइन थीटा ही आ जाएगा, पी साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका डायरेक्शन, इस टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पी क्रॉस ई से निकालेंगे। अब पी क्रॉस ई का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। पी क्रॉस ई ना, देखिए पी का डायरेक्शन इधर, ई का पी क्रॉस ई देखिए किधर जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड। पी क्रॉस ई करेंगे ना तो इनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स रोटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अगर कोई चीज़ ऐसे रोटेट करता है, देखिए एक्चुअली एंगुलर वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर वेक्टर भी बोला जाता है। कोई चीज़ ऐसे रोटेट कर रहा है ना तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे घुमाते हैं एंड डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और देखा जाए तो डायपोल इधर ही घूम रहा है, इसका रोटेशनल इफेक्ट इधर ही है, ऐसा ही घूम रहा है, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, या बहुत बार स्टूडेंट भी पूछते हैं कि सर आप पी साइन थीटा को पी क्रॉस ई आपने लिख दिया, पी साइन थीटा को ई क्रॉस पी भी तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, बट ई क्रॉस पी का डायरेक्शन थोड़ा चेक करते हैं। ई क्रॉस पी का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। ये तो तभी पॉसिबल है जब डायपोल प्रैक्टिकली में, रियली में डायपोल ना ये ऐसे घूमे, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में घूमे। बट यहाँ पे जो डायपोल है ना क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे करेंगे तो इनवर्ट डायरेक्शन होना चाहिए ना, वो तभी सेटिस्फाइड होगा जब पी क्रॉस ई करेंगे। दैट मीन्स पी क्रॉस ई करेंगे ना तभी क्या होगा, इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, और एक्चुअली में यहाँ पे क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है डायपोल, इसलिए हमने पी क्रॉस ई लिया एंड नॉट ई क्रॉस पी। वेरी मच क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा, कीप इन माइंड, कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, बिकॉज जितना लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स उतना राइट डायरेक्शन में फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो गया। बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट टॉर्क क्या है, पीई साइन थीटा है। इस पे टॉर्क लग रहा है, इस पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड है पीई साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, पी क्रॉस ई से हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन निकाल लेंगे। इसका मतलब किसी सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो भी हो ना तो नेट टॉर्क में भी जीरो और मे नॉट भी जीरो। ओके, नेट फोर्स तो इस पे जीरो था बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है। अब देखते हैं इसमें कुछ केस देखते हैं, स्पेशल केस देखते हैं हम, कुछ केस इसमें देखेंगे, एक दो केस देखेंगे हम। केसेस, फर्स्ट केस में थीटा इजकल टू अगर 0 डिग्री हो, थीटा इजकल टू क्या हो, 0 डिग्री हो। थीटा इजकल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, थीटा इजकल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया ना, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, दिस इज द माइनस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो गया। थीटा इजकल टू 0 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड पी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो उस केस में बताइए टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पी साइन क्या हो जाएगा, 0 इजकल टू 0 टॉर्क। इस केस में टॉर्क भी 0 एंड फोर्स भी 0। इस केस में देखिए नेट टॉर्क भी 0 और फोर्स तो ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा, बट टॉर्क किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होगा, इस केस में 0 होगा। अगर थीटा 0 हो जाए, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री, तो उस केस में टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया, टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस, थीटा इजकल टू 90 डिग्री अगर हो जाए, थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, लाइक दैट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कुछ ऐसा हो जाए। दिस इज द पी वेक्टर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ओके, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज परपेंडिकुलर हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो गया। तो इस केस में बताइए इलेक्ट्रिक डायपोल, इस केस में बताइए टॉर्क क्या होगा। इस केस में टॉर्क होगा पी ई साइन 90, साइन 90 का वैल्यू +1 होता है तो पी ई हो गया। तो 10 इस केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड पी होता है और वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा टॉर्क इसी कंडीशन में एक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा परपेंडिकुलर। सोच के देखिए ना, परपेंडिकुलर होगा ना बहुत तेज़ी से खींचेगा इसको। प्लस चार्ज ये है तो फोर्स इधर लगेगा माइनस चार्ज, ठीक है ना। जब ऐसे कुछ होगा ना, ऐसे खींचोगे तो बहुत तेज़ी से ऐसे घूम जाएगा, बहुत ही तेज़ी से घूमेगा। दैट मीन्स मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। एक केस और देखते हैं हम। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के केस में क्या होगा? डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के केस में देखते हैं। माइनस क्यू इधर मानना पड़ेगा, प्लस क्यू इधर। पी वेक्टर का डायरेक्शन ई वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। दैट मीन्स 180 डिग्री का एंगल है। पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री का है। तो इस केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? पी ई साइन 180। साइन 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। साइन 1 जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। तो इस केस में कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है तो जीरो होता है, तो जीरो हो गया। तो इस केस में भी टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। दैट मीन्स अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क 0 होगा, थीटा 180 होगा तो भी टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, दैट मीन्स मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। मिनिमम टॉर्क 0, मैक्सिमम कितना हो गया? पीई हो गया। क्या हो गया? पी हो गया। तो दिस इज द सिंपल। अगर फील्ड कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा एट डिफरेंट लोकेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर हम पॉइंट को चेंज कर देंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड भी क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। उसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? लेट अस सपोज दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एंड इसमें हमने एक डायपोल को रख दिया, एक डायपोल को प्लेस कर दिया। दिस इज द माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। तो क्या होगा ना कि इस लोकेशन पे ना, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा QE1 लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा -QE2 लगेगा। और यहाँ पे क्या है ना, E1 और E2 बराबर नहीं है,
E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सपोज दैट 15 न्यूटन पर कूलम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 30 न्यूटन पर कूलम है। तो इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, बट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है। दैट मीन्स E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना। तो उस केस में क्या होगा, नेट फोर्स, अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो F1 प्लस F2, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। दैट मीन्स वेक्टर फॉर्म में F1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, QE1 लिखेंगे प्लस ये माइनस में लिखेंगे, डायरेक्शन उल्टा है, माइनस QE2, ये हो गया। यहाँ पे देखिए E कॉमन आ जाएगा तो क्या हो गया, E1 वेक्टर माइनस क्या हो गया, E2 वेक्टर हो गया। यहाँ पे E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अगर मैग्नीट्यूड सेम होता तो कट जाता ना, बट E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, नहीं है सेम। तो इस केस में अगर हम मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे, नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q टाइम्स क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा है, E2 बड़ा है तो E2 माइनस क्या हो जाएगा E1। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में है। ओके, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0। मेन थिंग इज दैट, आपको एक बात याद रखनी है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई डायपोल को प्लेस कर देंगे तो उस पर नेट फोर्स नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है, ये फोर्स कैंसिल नहीं कर पाया ना। ये पेन हमारे पास है, कोई इधर से खींच रहा है 20 न्यूटन, इधर से खींच रहा है 7 न्यूटन, तो ये पेन तो खिंचा जाएगा ना। दैट मीन्स पेन विल एक्सेलरेट ना, सेम एज दिस डायपोल विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा लगेगा, 50 न्यूटन पर कूलम यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ है, और इस पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, 30 न्यूटन पर कूलम है। तो क्या होगा, इस डायपोल में एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डायपोल विल एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, उसमें फोर्स है, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं हो सकता ना। तो सेम एज नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं है। अब देखते हैं टॉर्क, टॉर्क की बात करते हैं। नेट फोर्स तो 0 नहीं है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है। इस केस में टॉर्क कैसे निकालेंगे जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, लाइक दैट। इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है QE1 और इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है QE2। जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे ना तो यहाँ पे माइनस प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये QE2 हो गया। ओके, एंड एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, दिस विल शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द P वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या हो गया, थीटा हो गया ना। एंड इसका हाफ लेंथ ए हो गया, हाफ लेंथ ए हो गया, 2a हो गया। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेट टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क होगा, इन दोनों टॉर्क का समेशन होगा, τ1 प्लस क्या होगा, τ2 होगा। नेट टॉर्क क्या होगा, इन दोनों टॉर्क का समेशन होगा। एंड इन दोनों टॉर्क का जो डायरेक्शन है ना वो सेम ही होगा, बिकॉज डायपोल तो कुछ ऐसे ही घूमेगा ना, ऐसे आप खींचोगे, ये पेन है, यहाँ से आप एक एक्सिस पास करा दो और इधर से खींचोगे तो पेन तो ऐसे ही रोटेट करेगा ना। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दोनों का सेम है। दैट मीन्स τ1 τ2 का डायरेक्शन क्या सेम है। जब सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है तो ऐड हो जाता है ना। तो नेट टॉर्क की अगर हम बात करें तो ये कितना टॉर्क क्रिएट करेगा, 8 टॉर्क क्रिएट करेगा QE1 साइन थीटा इंटू QE1 A साइन थीटा, इतना टॉर्क क्रिएट करेगा। फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा ना। और अगर इस छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, इस छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, इस छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ये अगेन ए साइन थीटा हो जाएगा। ये सेंटर हो गया, सेंटर हो गया ना, ऐसे समझिए, ये सेंटर हो गया, इसी के वॉट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो इस फोर्स का टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। एंड अगर हम बात करें इस फोर्स का टॉर्क, इस फोर्स का टॉर्क, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो प्लस क्या हो जाएगा, क्यू इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए साइन थीटा हो गया, ए साइन थीटा हो गया। इन दोनों का समेशन हो गया क्यू इवन, दैट मीन्स अगर यहाँ पे कॉमन लेना चाहें तो क्यू इंटू ए साइन थीटा कॉमन आ रहा, क्यू ए साइन थीटा कॉमन आ रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, E1 प्लस क्या हो रहा है, E2। तो ऐसे टॉर्क हम निकाल लेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखा हुआ है तो उस पर नेट टॉर्क भी जीरो होगा, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा हुआ है तो नेट फोर्स भी नॉन जीरो होगा एंड नेट टॉर्क भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो कैसे नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क निकालेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड के केस में देखा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में आपने देखा। तो इसको एक बार और आप समझ सकते हैं। देखिए ये फोर्स इधर लग रहा है QE1, तो इसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स QE हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा हो गया, एंड इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड QE2 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। दोनों को हमने ऐड क्यों कर दिया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज τ1 τ2 का डायरेक्शन क्या है, सेम है। कैसे सेम है, देखिए तो अगर आप टॉर्क की बात करें तो बेसिक टॉर्क का फार्मूला मैकेनिक्स में क्या होता था, R क्रॉस F होता था कि नहीं, R वेक्टर रेडियस वेक्टर कुछ इधर हो जाएगा, अगर आप R क्रॉस F करोगे तो अंदर जा रहा है कि नहीं, इसके लिए R इधर हो जाएगा। अगर इसमें देखो R क्रॉस F करके देखो, R क्रॉस ये R वेक्टर इधर है, देखो R क्रॉस F करो, वो भी अंदर ही जा रहा है कि नहीं जा रहा। नहीं तो एक तरीका और बताया था, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दो ऐसे, और इसको ऐसे खींचो, ऐसे खींचो तो इधर घूम रहा है, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दो और ऐसे खींचो तो इधर ही घूम रहा है। दैट मीन्स इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो τ1 τ2 का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हमने इन दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर τ1 τ2 का डायरेक्शन अलग अलग होता, अपोजिट होता, तो सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है, उसके बाद अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स आपके लिए होगा, आप सॉल्व कीजिएगा, पूछिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।